तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। इसके फर्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ तक पढ़ाए थे। आज हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है। अनुमान मतलब आइडिया लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। यानी मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों के रूप में नहीं आया है, या जो दृश्य हम दिखाना चाहते हैं उसमें नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को लाना पड़ेगा। लेखक द्वारा परिवेश का मतलब उसके चारों तरफ का जो वातावरण है, विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। यानी उससे कोई भी घटना जब घटती है तो उसकी सफलता की कहानी तब मानी जाएगी जब उसका हम चित्रांकन करते हैं, उसको दृश्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे इफेक्टिव हो जाता है। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति मतलब जो सिचुएशन है और परिवेश अर्थात जो उसके चारों तरफ का वातावरण है, पात्र जितने भी पात्र हैं जो रोल लिए हैं, कथानक जो उनका स्टेटमेंट है, संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विवरणात्मक का मतलब होता है विस्तृत टिप्पणी, यानी पूरी तरह से उसको समझा करके। विभिन्न प्रकार के विवरणों को यानी व्याख्या को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। आप कौन सा तरीका अपनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है, वहां के माहौल के बारे में है, तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है। अर्थात स्टेज को उस स्तर का दृश्य बनाकर सजाया जा सकता है, या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, या तो मंच को उस तरह सजा दीजिए, दृश्य बना दीजिए, या पार्श्व संगीत। पार्श्व संगीत का मतलब होता है नाटक की घटनाओं को सजीव बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों डिस्कस के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। जैसा संवाद है उस प्रकार का दृश्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप यानी नाटक का खुद का जो रूप है उसके अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। अर्थात उस जगह का चुनाव कर लेना चाहिए। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद हैं या नहीं। यानी कि संवाद में कमी न रह जाए उसको भी देख लेना चाहिए। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। अगर कहानी को आपने पढ़ा, कहानी में पर्याप्त संवाद, अगर संवाद की कमी नजर आ रही है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हैं। यानी जो हम संवाद बढ़ा रहे हैं वह मूल कहानी के संवाद से मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो, यानी 100% वह उचित जान पड़े। कहीं ऐसा न हो कि जो आप संवाद लिख रहे हैं वो अनुचित हो जाए। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली इफेक्टिव होना चाहिए और बोलचाल की भाषा में हो। वहां जहां पर नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है वहां की मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, वहां के लोगों को समझ में आना चाहिए। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रखना कठिन होता है। कहानी में जो संवाद लंबा है उसे तो पाठक पढ़ लेगा, लेकिन मंच पर अगर संवाद लंबा हो जाएगा तो पाठक को, श्रोता को सामंजस्य बनाने में दिक्कत होगी। तारतम्य माने सामंजस्य बनाना। कहानी में चरित्र चित्रण का मतलब नाटक में पात्रों की सोच
और कार्य करने की सूचना देना ही चरित्र चित्रण होता है। नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है रूपांतरण करते समय। रूपांतरण का मतलब कहानी में जो आप अंतर ला रहे हैं, डिफरेंट ला रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहा है। कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता, यानी पात्रों का दृश्य कैसा होना चाहिए, नाटक के पात्रों में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है। यानी प्रेमचंद जी ईदगाह जो कहानी लिखे हैं उसमें हामिद नाम का एक बच्चा है जो मेले में जाता है और पैसा कम होने की वजह से वो सोच रहा है कि मैं क्या खरीदूं कि हमारी दादी के काम आ जाए। कपड़ों का जिक्र नहीं किया और नहीं अन्य कपड़ों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा। गरीब है तो अच्छा सा चप्पल की बात छोड़िए, वो चप्पल भी नहीं पहना होगा। उनके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे। पैबंद का मतलब फटा कपड़ा होगा। फटे कपड़े पर कुछ छोटे कपड़े वहां पर सुई से सीले गए होंगे, जिसको हम चकती बोलते हैं शहरों में, अरे गांव में। जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे कि वो बच्चे अच्छे होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय है। अभिनय का मतलब होता है जो पात्र जो नकल करता है, नकल करके उसे अच्छा करने की कोशिश करता है, उसी को हम अभिनय कहते हैं। प्राय निर्देशक का काम है। निर्देशक का मतलब जो डायरेक्टर है, ठीक है, जो दिशा निर्देशित कर रहा है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की भावभंगिमाओं, पात्र यानी जो रोल लिया है उसकी भावभंगिमा, जो रोल दिया गया है उसके चेहरे से पता चलना चाहिए कि ये गरीब है या अमीर है। उसके तौर तरीकों, मैनरिज्म से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। स्थानीय रंग में वहां के जो लोक संस्कृति है उसके रंग में संवाद को रंग दिया जा और चरित्र चित्रण जो है पात्रों का, उसे और सुधारा जा सकता है, परिमार्जित किया जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। संवेदनात्मक क्या होता है? अनुभूति पूरक, ऐसा दृश्य देखकर जो अंदर तक अनुभव हो जाए, अनुभूति हो जाए, उसी को कहते हैं। प्राय निर्देशक ही संबंध में निर्णय लेते हैं। निर्देशक माने डायरेक्टर। लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। अर्थात जो नाटक का मंचन हम करने जा रहे हैं वो संतोषजनक हो जाएगा। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंग या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। मानसिक द्वंद्व का मतलब असमंजस की स्थिति। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है, अर्थात असमंजस में है कि क्या क्या खरीदे, या जहां वह यह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, अर्थात अम्मा जब रोटी बनाती हैं तो हाथ जल जाता है, तो उनके लिए मैं क्या खरीदूं, उसका रूपांतरण कठिन है। ठीक है, तो उसमें ऐसा भाव पैदा किया जाएगा कि जिससे देखने वाले को पता चले कि नहीं ये क्या सोच रहा है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है। स्वगत कथन का मतलब होता है मन में जो बात आ जाती है, ठीक है, और पात्र उसको अपने ही मन में वो बकता है, बोलता है। इसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर, अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉइस रिकॉर्डर हम बजा देते हैं और आवाज सुनाई देती है, लेकिन पात्र वहां सिर्फ मुंह डुलाता है, बोलता नहीं है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। यहां अम्मा को तो नहीं लाया जा सकता। हम ही जब सोच रहा है तो फ्लैशबैक शैली क्या है?
पुराने दृश्यों को याद करना, अर्थात जैसे हम कहें कि बड़े होने पर बचपन की बात याद रखना, यानी पीछे ले जाना, उस वही फ्लैशबैक है। यानी कुछ ऐसा स्टेटमेंट यहाँ लाएं कि अम्मा उसके दिमाग में या जो श्रोता है उनके दिमाग में यह दृश्य बैक होकर के चला जाए और वो श्रोता के मन में यह दृश्य आ जाए अम्मा का। इस प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। आप जब ईदगाह पढ़ेंगे तो ये जो वक्तव्य बता रहा है ईदगाह का एग्जाम्पल लेकर, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं, अर्थात प्रेजेंट में जो रंगमंच की प्रस्तुति हो रही है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, अर्थात क्या क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाए। इसी तरह के बहुत सारे नाटक जब आप देखेंगे तो इस तरह कहानी को नाट्य में कैसे रूपांतरित किया जाए आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाएं, अच्छी अच्छी नाटक प्रस्तुति देखे जाएं, तब हम आसानी से समझ सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर में दिया है इसको आप अपने से खुद से करने का प्रयास करेंगे, इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें अगर कहीं से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे फोन पर, हमारे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभिज्ञान की इस अभिव्यक्ति और माध्यम की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।